घर में बहू आने के बाद हर बूढ़े सास ससुर को ये 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, बंधुओं, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूं, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से एक बार पुनः निवेदन है कि आज की हमारी इस कहानी के साथ इस कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर में बहू आने के बाद आखिर एक बूढ़े सास और ससुर को अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और इन 4 बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। जो माता पिता इन 4 बातों का ख्याल रखते हैं वे कभी भी अपने बुढ़ापे में दुख नहीं पाते और हमेशा अपनी बहू की सेवा को पाकर प्रसन्न रहते हैं। दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक देखते रहे और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ मिल सके। दर्शक बंधुओं, आइए आप सभी बंधुओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हमारी आज की ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। बंधुओं, एक बार किसी एक राज्य में अतरपुर नामक एक राज्य में गांव हुआ करता था। अतरपुर नामक उस गांव में धनंजय नामक एक सेठ रहा करता था। दर्शक बंधुओं, धनंजय सेठ के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु धनंजय जो सेठ था उसकी जो पत्नी थी वह थोड़े भुलक्कड़ और थोड़े लालची स्वभाव की थी और उसकी पत्नी के स्वभाव की वजह से ही धनंजय सेठ के घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। दर्शक बंधुओं, एक बात तो किसी ने सत्य ही कही है कि एक स्त्री को घर की गृहिणी माना जाता है। यदि एक स्त्री के लक्षण कुलक्षण में मिल जाए तो घर का नाश और विनाश होने में समय नहीं लगता। दर्शक बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से धनंजय सेठ की जो पत्नी थी उसके इस तरह के बर्ताव की वजह से ही उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, परंतु धनंजय जो सेठ था उसका मन बहुत ही सुंदर था। वह हमेशा बेचारा अपने आप के बारे में ना सोचकर बड़े ही गरीब लोगों के बारे में सोचता था। हर असहाय की सहायता किया करता था और गरीब लोगों को दान भी दिया करता था। दर्शक बंधुओं, धनंजय सेठ की दुकान पर यदि कोई भी भूखा चला जाया करता था तो धनंजय सेठ अपनी दुकान से जो भी बनता वह निकालकर उस भूखे को उसकी भूख शांत करने के लिए अवश्य देते थे। बंधुओं, परंतु घर में संतान ना होने की वजह से बेचारा धनंजय सेठ भी बहुत दुखी रहा करता था। इसके लिए धनंजय सेठ अपने गांव के बड़े बड़े विद्वानों के पास भी जाता है। अब वहां जाकर जब धनंजय सेठ अपने संतान के लिए कुछ मांगता है तो गांव के वह बड़े बड़े संत और विद्वान धनंजय सेठ को कुछ उपाय बताते हैं। तभी धनंजय सेठ अपने मन से भगवान को याद करता है और सोचता है कि मैं इन तांत्रिकों के मुंह क्यों लगूं। मुझे यदि संतान की प्राप्ति वास्तव में होती ही तो भगवान मुझे अवश्य ही देते। मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में संतान की प्राप्ति है ही नहीं। यदि मेरे भाग्य में संतान की प्राप्ति होती तो भगवान मुझे दे ही देते, परंतु मैं निराश नहीं होऊंगा। ये भारत, ये दुनिया, ये भूमि ही मेरी धरती माँ है और ये अपने ही लोग मेरे अपने हैं। दोस्तों, बेचारा धनंजय सेठ कभी भी अपने घर में संतान ना होने के दुख को अपना दुख नहीं समझता था और हमेशा अपने कर्मों के कार्य को किया करता था। वह रोज दुकान जाने से पहले अपने घर में पूजा पाठ करता, रास्ते में जो भी उसे भूखा मिलता उसे भोजन कराता, अपने गांव के गरीब लोगों की सहायता करता। धनंजय सेठ के ऐसे अच्छे और शुभ कर्मों की वजह से ही धनंजय सेठ की पत्नी गर्भवती हो जाती है। दर्शक बंधु,
जब धनंजय सेठ को इस बात का पता लगता है कि हमारी पत्नी गर्भवती हो चुकी है, तो धनंजय सेठ अपने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवा देता है। अपने पूरे गांव में हर गरीब घर में भोजन भिजवा देता है और हर गरीब घर को एक एक सोने का सिक्का देता है। दर्शक बंधुओं, अब तो मानो कि धनंजय सेठ की जो खुशियां थी वह गरीब लोग भी मना रहे थे। बंधुओं, उसके बाद में दूसरे ही दिन गांव के सभी लोग धनंजय सेठ के घर आकर उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते। दर्शक बंधुओं, अब इस तरह से काफी समय बीतता रहा। उधर धनंजय सेठ अब अपनी दुकान पर जाना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि उसका सारा समय उसकी पत्नी के साथ उसकी अपनी पत्नी का ख्याल रखने में ही बीत जाया करता था। बंधुओं, अब धीरे धीरे धनंजय सेठ की पत्नी का प्रसव का समय आ रहा था। उस समय धनंजय सेठ बड़ी ही चिंता में था। वह सोच रहा था, यदि मुझे पुत्री हुई तो भी ठीक है, परंतु पुत्री होने से मेरे सारे कारोबार को कौन संभालेगा? यदि मेरे पुत्र हुआ तो मेरा पुत्र मेरे सारे कारोबार को संभाल लेगा और मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, अब यह सोचते सोचते धनंजय सेठ के काफी दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन धनंजय सेठ की पत्नी का पेट दर्द करता है, तो धनंजय सेठ अपनी पत्नी को अपने ही नजदीकी गांव के एक बड़े ही वेद के पास लेकर जाता है। जब धनंजय सेठ वेद के पास अपनी पत्नी को लेकर जाता है, तो वेद धनंजय सेठ की पत्नी को एक दाई मां के साथ एक कक्ष में भेज देते हैं। दर्शक बंधुओं, अब थोड़े ही समय बाद दाई मां धनंजय सेठ की संतान को अर्थात एक पुत्र को अपनी गोद में लेकर धनंजय सेठ के पास आती है और धनंजय सेठ से कहती है कि सेठ जी, मुबारक हो, आपको पुत्र हुआ है। श्रोताओं बंधुओं, अब उस दाई मां के मुख से ऐसा सुनते ही धनंजय सेठ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। धनंजय सेठ की आंखों में खुशियों के आंसू थे जो कि फिलक फिलक करके गिर रहे थे। उधर धनंजय सेठ के हाथ अपने पुत्र को अपने हाथों में लेकर कांप रहे थे और खुशियों से रोया और हंसा जा रहा था। श्रोताओं बंधु, अब एक बार फिर धनंजय सेठ के घर में खुशियां लौट आई थी, तो धनंजय सेठ ने वापस अपने पूरे गांव में, अपने पूरे राज्य में भंडारा लगवा दिया। अपने गांव के सभी गरीब घरों में सोने के सिक्के बंटवा दिए। अपने गरीब गांव के पूरे राज्य में 12 दिनों तक भंडारा चलवा दिया। श्रोताओं बंधुओं, अब इस तरह से गांव के सभी लोग भी बहुत प्रसन्न थे। श्रोताओं, अब थोड़े दिन बाद धनंजय सेठ अपने पुत्र के साथ खेलता और अपना आधा समय अपने पुत्र के साथ ही बिताया करता था, क्योंकि उसका जो भगवान से विनती था अब वह पूर्ण हो चुका था। श्रोताओं बंधु, अब धीरे धीरे धनंजय सेठ का पुत्र बड़ा होने को चला था। धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। अब जब धनंजय सेठ का पुत्र पूरे 6 वर्ष का हो जाता है, तो धनंजय सेठ अपने पुत्र को अपने ही गांव के, अपने घर के नजदीकी एक विद्यालय में दाखिला करवा देता है। दर्शक बंधु, धनंजय सेठ अपने पुत्र को अपनी आंखों से एक समय के लिए भी निर्जल होते नहीं देख सकता था। इसलिए धनंजय सेठ अपने पुत्र को रोज सुबह स्वयं अपने साथ ही विद्यालय छोड़ने के लिए जाया करता, और जब विद्यालय की छुट्टी का समय होता तो अपनी दुकान को बंद कर कर अपने पुत्र को अपने साथ लेकर अपने कंधों पे बिठाकर अपने घर लेकर आता। दर्शक बंधुओं, इस तरह से काफी समय बीतता रहा। अब धीरे धीरे धनंजय सेठ का पुत्र बड़ा होता जा रहा था और समय बीतता जा रहा था। दर्शक बंधुओं, अब धनंजय सेठ का पुत्र पूरा 12 वर्ष का हो चुका था। तो धनंजय सेठ अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, अब तुम हमें बताओ कि तुम अपनी बाकी की पढ़ाई कहाँ करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है और हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान बनो, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो। हे पुत्र, अब तुम ही बताओ, आखिर तुम कहाँ पढ़ना चाहते हो?
दर्शक बंधुओं, तभी धनंजय सेठ का पुत्र अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं चाहता हूं कि मैं शहर जाकर एक अच्छे से विद्यालय में अपनी पढ़ाई को पूरा करूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि शहर जाने के बाद मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। श्रोता बंधुओं, अब अपने पुत्र की बात को सुनकर धनंजय सेठ अपने पुत्र को कुछ पैसे दे देते हैं और उसे शहर में पढ़ाई पूरा करने के लिए भेज देते हैं। श्रोताओं, उधर घर अब धनंजय सेठ और उसकी वह लालची पत्नी रह जाते हैं। अब वे दोनों ही अपने घर में रहते हैं। उधर धनंजय सेठ की जो पत्नी थी वह तो सारे दिन अपने काम काज में व्यस्त रहा करती थी, परंतु धनंजय सेठ सारे दिन अपने दुकान में रहा करता था। उसे हर समय अपने पुत्र की याद सताती रहती थी, परंतु आखिर वह कर भी क्या सकता था। श्रोताओ, किसी ने सत्य ही कहा है कि अपनों के अपने होने का एहसास दूरी से ही होता है। श्रोताओ, इस तरह से अब करीबन 3 वर्ष बीत चुके थे। धनंजय सेठ का पुत्र अब शहर से पूरी पढ़ाई कर कर वापस अपने गांव लौट चुका था। अपने पुत्र को आते ही और अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने देख धनंजय सेठ बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने देखकर वह अपने पुत्र को गले लगा लेता है। दर्शक बंधुओं, उधर धनंजय सेठ का जो पुत्र था वह शहर जाकर अपने संस्कारों को कभी भी नहीं भूला। उसने अपने पिताजी के सामने आते ही अपने पिताजी के सबसे पहले पैर छुए और अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने के बाद में अपने पिताजी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। दर्शक बंधुओं, अब धनंजय सेठ अपने पुत्र को अपने पास पाकर बहुत खुश था। धीरे धीरे अब काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात्रि का समय हो रहा था। धनंजय सेठ और उसका पुत्र और उसकी पत्नी तीनों ही भोजन कर रहे थे। तभी भोजन करने के बाद जब धनंजय सेठ अपनी विश्राम बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे, तभी धनंजय सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, देखते ही देखते पता ही नहीं चला हमारा पुत्र इतना बड़ा हो चुका है। अब जो मैं सोच रहा हूं, क्या वही तुम भी सोच रही हो? दोस्तों, तभी धनंजय सेठ की पत्नी कहती है, अजी, मुझे क्या पता आप क्या सोच रहे हो, परंतु मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा आखिर आप क्या कहना चाहते हो। दर्शक बंधुओं, तभी धनंजय सेठ कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब हमारा पुत्र बहुत बड़ा हो चुका है और मुझे लगता है कि अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे पुत्र की भी विवाह योग्य उम्र हो चुकी है। और जरा तुम्हारे और मेरी तरफ तो देखो, अब तो हम भी वृद्ध होने को चले हैं। 2-4 साल में अब तुमसे और घर का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे भी सिर में सफेद बाल आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि समय रहते ही हमें अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अब तो दोनों पति पत्नी आपस में इस बात की वार्तालाप कर ही रहे थे कि थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटों बाद सुबह हो जाती है। अब सुबह होते ही धनंजय सेठ का जो पुत्र था वह अपने गांव में अपने मित्रों से मिलने के लिए चल जाता है। उधर धनंजय सेठ अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, जो बात मैंने तुम्हें रात्रि में बताई थी उसी के अनुसार मैं पंडित जी से बात किया हूं और पंडित जी ने हमारे गांव ही के नजदीक में एक अच्छा सा रिश्ता देखा है। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो पंडित जी के साथ जाकर मैं हमारे गांव के नजदीक में ही उस रिश्ते के बारे में पूछ कर आता हूं और उस लड़की को देख कर आता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू सुंदर ना हो। मैं चाहता हूं कि हमारे घर की बहू हमारे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर हो, जो हमारे पुत्र को भी पसंद आ सके। दर्शक बंधु, अब दोनों पति पत्नी इस तरह से वार्तालाप करते हैं और धनंजय सेठ की पत्नी अपने पति से कहती है, अजी जाइए, आप जल्दी ही जाइए और पंडित जी के साथ जाकर हमारी बहू को देख कर आइए। अब तो मुझे भी
अपने पुत्र की विवाह के लिए बड़ी ही जल्दी हो रही है। दर्शक बंधुओं, अब धनंजय सेठ अपनी पत्नी से आज्ञा पाकर और अपने गांव के पंडित जी को अपने साथ लेकर अपने पुत्र के लिए नजदीक ही गांव में उस रिश्ते को देखने के लिए चले जाते हैं। दर्शक बंधुओं, अब रिश्ता देखने के बाद में धनंजय सेठ अपने घर वापस आकर अपनी पत्नी को वहां के रिश्ते के बारे में बताता है और कहता है, अरे भाग्यवान, मैं जो रिश्ता देखकर आया हूं, वास्तव में अगर हम दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो हमें अपने पूरे गांव में और आसपास के 2-4 गांवों में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे घर की जो बहू बनेगी वह बहुत ही सुंदर है और बड़ी ही संस्कारी भी है। उसने हमें चाय बनाकर दी और हमें अपने हाथों से बनाकर भोजन भी खिलाया। भाग्यवान, खैर मैं तुम्हारी बुराई तो नहीं करूंगा, परंतु वह भोजन मुझे तुम्हारे भोजन से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। दर्शक बंधु, धनंजय सेठ के मुख से इस बात को सुनकर उसकी पत्नी थोड़ी चिड़ी तो सही, परंतु वह बड़ी ही खुश भी हुई और उसने अपने पुत्र के विवाह के लिए हां कर दी। दर्शक बंधुओं, अब धनंजय सेठ ने जब इस बात को अपने पुत्र से कहा तो धनंजय सेठ का पुत्र अपने पिता से इस बात के बारे में वार्तालाप नहीं कर पाया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जो आपकी इच्छा हो आप वही कीजिए, भला मैं आपकी हां में कभी ना कर सकता हूं। दर्शक बंधुओं, अब अपने पुत्र के मुख से हां सुनकर धनंजय सेठ एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने पुत्र का विवाह अपने ही नजदीकी गांव की उस लड़की के साथ कर देता है। श्रोताओं बंधुओं, अब तो धनंजय सेठ के घर में बहू आ चुकी थी, धनंजय सेठ की पुत्र वधू आ चुकी थी। श्रोताओं, अब अपने घर में पुत्र वधू के आते ही धनंजय सेठ और धनंजय सेठ की पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। एक दिन धनंजय सेठ की जो बहू थी वह सवेरे सवेरे अपने हाथों से चाय बनाकर लाती है। उधर चाय बनाते ही धनंजय सेठ को सबसे पहले देती है, उसके बाद में वह अपनी सास को दे देती है, उसके बाद में वह अपने पति को देती है। दर्शक बंधुओं, अपनी बहू के हाथों से बनाई गई पहली चाय धनंजय सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही पीते हैं। अपनी बहू के हाथों से बनाई गई चाय उन दोनों को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और आशीर्वाद के रूप में अपनी बहू को दिए। श्रोताओं, अब देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन धनंजय सेठ की पुत्र वधू अर्थात उसकी बहू अपने घर में भोजन बनाती है। जब घर में बहू पहली बार भोजन बनाती है तो वह भोजन में कुछ मीठा बनाती है, कुछ चटपटा बनाती है और कुछ खाने योग्य सब्जी बनाती है। दर्शक बंधुओं, अब धनंजय सेठ के घर में पहली बार बहू ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद घर की बहू धनंजय सेठ को, अपने पति को और अपनी सासू माँ को एक जगह पर बैठा देती है। अब उन तीनों के सामने भोजन परोस देती है और जैसे ही भोजन परोसती है तो भोजन परोसने के बाद वे तीनों ही भोजन को शुरू करते हैं, परंतु सबसे पहले धनंजय सेठ अपनी बहू के द्वारा बनाए गए भोजन को शुरू करता है। प्रिय श्रोताओं, अब जैसे ही धनंजय सेठ अपनी बहू के हाथों से बनाए गए भोजन को सबसे पहली बार चखता है तो अपनी पातल में रखी कुछ पुड़ियों को तोड़ता है और सब्जी में डुबोकर अपने मुंह में रखता है। तभी धनंजय सेठ देखता है कि सब्जी में कुछ नमक ज्यादा ही था। दोस्तों, सब्जी में नमक ज्यादा होने के बावजूद भी धनंजय सेठ अपनी बहू से कुछ नहीं कहता, अपनी बहू की पहली बार बनाई गई रसोई में कमी नहीं निकालता और चुपचाप अपने मुख में चबाने लगता है और अपने मन में ही उस बात को रखकर खा लेता है। दर्शक बंधुओं, अब दूसरी बात, जब धनंजय सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के हाथों से बनाए गए भोजन को पहली बार खाता है तो उसे भी सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ही लगता है, परंतु वह भी बेचारा कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह देखता है कि हमारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो हमें भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। दर्शक बंधुओं, परंतु जैसे ही धनंजय सेठ की पत्नी
उसकी सासू माँ सब्जी में डुबोकर एक निवाला अपने मुंह में रखती है तो वह देखती है कि नमक कुछ ज्यादा ही था। तो नमक ज्यादा होने की वजह से वह झट से उठकर उस निवाले को थोड़े बगल में जाकर झट से थूक देती है। दर्शक बंधुओं, निवाले को मुख से थूक कर वह अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगती है और अपनी बहू से कहती है कि बहू, हमें तुमसे यह तो उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भोजन बनाओगी, क्योंकि जब तुम्हारे ससुर जी तुम्हारा रिश्ता देखकर आए थे तो इन्होंने कहा था कि बहू बड़ी ही संस्कारी है, भोजन भी अच्छा बनाती है, परंतु तुम्हें तो सब्जी भी बनाना नहीं आता। बहू, हमें ऐसी सब्जी खाना पसंद नहीं है, तुम अच्छी सब्जी बनाया करो। दर्शक बंधुओं, पहली बार बनाई गई रसोई में थोड़ी कमी रहने की वजह से बहू बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वह अपने कक्ष में चली जाती है। उधर धनंजय सेठ अपनी पत्नी की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तुमने जो भी किया यह अच्छा नहीं किया। भले ही तुम इसे कल समझा देती, परंतु आज तो इसकी पहली रसोई थी। आज यह बात इससे कहना उचित नहीं था, परंतु कोई बात नहीं। हे भाग्यवान, आज मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं और घर में बहू आने के बाद जो भी माता पिता इन 4 बातों को अमल करता है तो वह कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहता। वह माता पिता कभी भी अपने जीवन में बहू के हाथों से दुख नहीं पाता। दर्शक बंधुओं, तभी धनंजय सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, पहली बात, हमेशा हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी के तरह ही मानना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हर बेटी अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई और अपनी बहन, अपने परिवार को छोड़कर हमारे घर आती है, अपने सारे संसार को छोड़कर दूसरे संसार में आती है। यदि यहाँ आने के बाद भी उसे प्रेम ना मिले तो कहते हैं कि उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। इसलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही समझना चाहिए और अपनी घर की गृहिणी की तरह ही समझना चाहिए। उसे हमेशा मुख से नहीं बल्कि प्यार की भाषा से और प्रेम की भाषा से ही समझाना चाहिए। भाग्यवान, मेरी दूसरी बात, कभी भी अपनी बहू के बनाए गए भोजन में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। यदि बहू के द्वारा बनाए गए भोजन में कमियां हैं तो उसे सुधारने के लिए भोजन बनाते समय ही बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भोजन खाते समय कमियां निकालने से एक तो भोजन का अपमान होता है और दूसरा बहू का भी अपमान होता है। इससे बेहतर तो यही है कि भोजन बनाते समय ही उस कमी को बता दे, जिससे समय रहते भोजन को भी ठीक किया जा सकता है। दर्शक बंधुओं, तभी सेठ धनंजय तीसरी बात बताता है कि हे भाग्यवान, तीसरी बात है, कभी भी अपने घर में आई नई बहू को किसी अन्य दूसरे के सामने नहीं डांटना चाहिए और किसी बाहर के लोगों के सामने अपनी बहू की कमी नहीं निकालनी चाहिए। और चौथी बात, कभी भी अपनी बहू को अपने पुत्र के सामने नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो सास ससुर अपनी बहू को अपने पुत्र के सामने डांटते हैं तो आगे चलकर बहू और सास के साथ पुत्र और माता पिता का रिश्ता भी खराब हो जाता है। दर्शक बंधुओं, तो ये थी वे 4 बातें, और जो भी बूढ़े सास ससुर इन 4 बातों को अपने जीवन में याद रखते हैं वे कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहते। श्रोता बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और एक बार पुनः मिलते हैं नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।